किसी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये महज कागज पर लिखे शब्द नहीं थे, ना ही ये किसी राजनेता का चुनावी वादा था। ये एक अंतिम समझौता था, एक राष्ट्र के आत्मसम्मान और उनके नागरिकों के बलिदान के बीच। ये उस सेना का आह्वान था जिसे दुनिया आज आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानती है। जरा सोचिए, एक ऐसा कमांडर जिसने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नक्शे नहीं बनाए, जो भारत की तंग गलियों से निकलकर दो दो महासागरों को पार करते हुए दुश्मन की रडार और मौत के साए के बीच 90 दिनों तक एकदम घोटू पनडुब्बी में रहा। क्यों? क्योंकि उसे अपने देश की मिट्टी की पुकार सुनाई दे रही थी। ये कहानी उस असंभव सपनों की है जहां हाथ में पकड़ी हुई जंग लगी बंदूकें भी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत से टकराने का दम रखती थी, जहां मजहब की दीवारें गिर चुकी थीं और केवल एक ही पहचान बाकी थी, हिंदुस्तानी। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह और ये सफ़र है सुभाष से नेताजी बनने का और कैदियों से क्रांतिकारी बनने का। चलिए लौटते हैं इतिहास के उन पन्नों पर जहां पसीने से नहीं बल्कि लहू से आज़ादी की इबादत लिखी गई थी। एक तरफ दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी आईसीएस का सुनहरा भविष्य था और दूसरी तरफ गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी माँ भारती की पुकार। बंगाल की माटी में जन्मे एक मेधावी युवक सुभाष चंद्र बोस ने वह रास्ता चुना जहाँ कांटे बिछे थे। उन्होंने अपनी आरामदायक सरकारी नौकरी को ठुकराकर अंग्रेजों को ये संदेश दे दिया कि एक हिंदुस्तानी का स्वाभिमान ब्रिटिश हुकूमत की दी हुई किसी भी जागीर से बड़ा है। 1920 के दशक की शुरुआत में जब वे मैदान में उतरे तो उनकी आवाज़ में वो जादू था जिसने युवाओं को आंदोलित कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मात्र एक नेता नहीं बल्कि एक ज्वाला बन चुके थे। बार बार जेल की सलाखों के पीछे भेजे जाने के बावजूद उनका इरादा रत्ती भर भी नहीं डगमगाया। वक्त का पहिया घूमा और 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिखर पर पहुंच गए। वे निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। जन जन के चहेते नेताजी अब पूरे देश की आवाज़ थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1939 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास को बदल कर रख दिया। जहां महात्मा गांधी का रास्ता अहिंसा और सत्याग्रह का था, वहीं सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि स्वतंत्रता दान में नहीं मिलती, उसे बलपूर्वक हासिल करना पड़ता है। इसी वैचारिक टकराव के कारण अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए नेताजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पद छोड़ा पर संकल्प नहीं। अब उनके सामने एक ही लक्ष्य था, एक ऐसी सैन्य शक्ति का निर्माण करना जो ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर युद्ध कर सके। जनवरी 1941 पूरा देश कड़ाके की ठंड में सोया था, लेकिन ब्रिटिश खुफिया विभाग की आंखें जाग रही थी। कोलकाता की एल्गिन रोड पर स्थित सुभाष चंद्र बोस का घर किसी किले में तब्दील हो चुका था। चप्पे चप्पे पर जासूस तैनात थे। अंग्रेजों को डर था कि ये बागी नेता कहीं फिर से जनता के बीच ना पहुंच जाए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसी योजना बनाई हुई थी जिसकी कल्पना ब्रिटिश साम्राज्य ने कभी नहीं की थी। 16 जनवरी की वह आधी रात सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पहचान मिटा दी। उन्होंने अपनी मूछें बढ़वाई, एक लंबी दाढ़ी रखी और एक मुस्लिम इंश्योरेंस एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धारण कर लिया। अपनी पुरानी कार की पिछली सीट पर बैठकर नेताजी पुलिस की नाक के नीचे से निकल गए। गोमो रेलवे स्टेशन से होते हुए पेशावर, फिर काबुल और फिर बर्लिन। हजारों मील का ये सफर मौत के साए में तय किया गया। ये केवल एक व्यक्ति का पलायन नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत के चेहरे पर एक करारा तमाचा था। जब तक ब्रिटिश सरकार को भनक लगती तब तक सुभाष चंद्र बोस 7 समंदर पार पहुंच चुके थे। दुनिया दंग थी। जिस नेता को उन्होंने अपने घर में कैद समझ रखा था, वह अब जर्मनी और जापान के साथ मिलकर भारत की आज़ादी का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। अब सुभाष चंद्र बोस से नेताजी बनने का सफर पूरा हो चुका था। अब बारी थी दुनिया के कोने कोने में बिखरे हिंदुस्तानियों को एक सूत्र में पिरोने की और उस सेना को पुनर्जीवित करने की जिसका इंतजार भारत की सरहदें कर रही थी। इसके बाद आता है 15 फरवरी 1942। ब्रिटिश साम्राज्य का अभेद किला सिंगापुर जापान के सामने घुटने टेक चुका था, लेकिन इस हार की कोख से भारत की एक नई उम्मीद का जन्म होना अभी बाकी था। 17 फरवरी को करीब 45,000 भारतीय युद्धबंदियों को
फेरर पार्क में इकट्ठा किया गया। वे डरे हुए थे कि अब जापानी उनके साथ क्या करेंगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। जापानी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और भारत की आज़ादी के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। ब्रिटिश सेना की पंजाब रेजिमेंट के कप्तान मोहन सिंह ने उस भीड़ में एक चिंगारी फूकी। उन्होंने अपील की कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बंदूकें अपने असली दुश्मन यानी अंग्रेजों की ओर मोड़े। महज चंद दिनों में 20,000 सैनिक भारत की मुक्ति के लिए आईएनए का हिस्सा बन गए। पर्दे के पीछे से इस आंदोलन की डोर थामे हुए थे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस। उन्होंने पूरे पूर्वी एशिया में फैली इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को एकजुट किया और जून 1942 में बैंकॉक में आईएनए को लीग की सैन्य शाखा घोषित कर दिया गया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। 1942 के अंत तक हवाएं बदलने लगी। भारतीय अधिकारियों को शक होने लगा कि जापानी उन्हें अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। कप्तान मोहन सिंह और जापानियों के बीच मतभेद गहरे हो गए। नतीजा, मोहन सिंह को गिरफ्तार कर प्लाऊ उबिल द्वीप भेज दिया गया और आईएनए बिखरने की कगार पर आ गई। सेना का मनोबल टूट गया था, नेतृत्व का संकट आ गया था और रास बिहारी बोस पर अब अविश्वास बढ़ रहा था। आईएनए को अब किसी साधारण जनरल की नहीं बल्कि एक ऐसे मसीहा की जरूरत थी जो बिखरे हुए मोहरों को फिर से संगठित कर सके। इसी दौरान जर्मनी में मौजूद सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, इसलिए नेताजी भारत की आज़ादी के लिए जर्मनी का समर्थन चाहते थे। नेताजी चाहते थे कि जर्मनी आज़ाद हिंद सरकार को आधिकारिक मान्यता दे और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करे। वे चाहते थे कि उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ रहे थे को रिहा कर दिया जाए ताकि वे फ्री इंडिया लीजन आईएनए का शुरुआती रूप में शामिल होकर भारत के लिए लड़ सके। इसी सिलसिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात होती है हिटलर से। हालांकि ये मुलाकात नेताजी के लिए बहुत सुखद नहीं रही। हिटलर ने भारत की आज़ादी पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक घोषणा करने से मना कर दिया। हिटलर का नस्ल भेदी नजरिया भारतीयों के प्रति बहुत सम्मानजनक नहीं था। इस मुलाकात के बाद नेताजी को समझ आ गया कि जर्मनी से उन्हें वो मदद नहीं मिलेगी जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। इसी के बाद उन्होंने जापान की ओर रुख करने का फैसला किया, जहां उन्हें बेहतर समर्थन मिलने की उम्मीद थी। मई 1943 में समंदर की लहरों को चीरती हुई एक पनडुब्बी जापान के तट पर पहुंचती है। 90 दिनों की मौत से भरी यात्रा के बाद सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचते हैं। जापानियों ने उन्हें एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी सौंपी, दक्षिण पूर्व एशिया में बिखरे उन भारतीय राष्ट्रवादियों का नेतृत्व करना जो अपनी मातृभूमि के लिए मरने को तैयार थे। सिंगापुर पहुंचते ही फिजा बदल गई। जो सेना कभी युद्धबंदियों की एक टोली थी, नेताजी के स्पर्श से वह आजाद हिंद फौज बन गई। नेताजी ने सिर्फ हथियार नहीं दिए, उन्होंने आत्मसम्मान दिया। उन्होंने सेना की ब्रिगेडों के नाम गांधी, नेहरू और आजाद के नाम पर रखे, जो इस बात का सबूत था कि रास्तों के मतभेद होने के बावजूद लक्ष्य एक ही था, पूर्ण स्वराज। इतिहास तब दंग रह गया जब नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया। ये दुनिया की पहली महिला सैन्य टुकड़ियों में से एक थी। इन जाबाज बेटियों ने साबित कर दिया कि भारत की आज़ादी के लिए कलाई की चूड़ियां बंदूक की ट्रिगर दबाने से नहीं हिचकेंगी। साल 1944 महीनों के कठोर प्रशिक्षण के बाद नेताजी ने अपनी सेना की आंखों में वह चमक देखी जिसका इंतजार सदियों से भारत कर रहा था। उन्हें यकीन था कि आज़ाद हिंद फौज अब गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जनवरी में आज़ाद हिंद सरकार और आईएनए ने बर्मा के रास्ते भारत की सीमा की ओर कदम बढ़ाए। हवाओं में एक ही गूंज थी, दिल्ली चलो। मार्च 1944 में अराकान और इम्फाल के मोर्चों पर महासंग्राम छिड़ गया। जापानी सेना और आईएनए के जाबाजों ने मणिपुर की धरती पर कदम रखा और मोइरांग में पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया। लेकिन नियति ने यहाँ एक कठिन परीक्षा ली। मानसून की बेहिसाब बारिश ने रास्तों को दलदल बना दिया। रसद की कमी और मित्र देशों की भारी गोलाबारी के बीच कोहिमा की जीत हाथ से फिसलने लगी। भूख और बीमारी से जूझते सैनिकों को भारी मन से पीछे हटना पड़ा। वक्त तेजी से बदला। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। आईएनए का सबसे बड़ा सहारा छीन चुका था, लेकिन नेताजी का हौसला अब भी हिमालय की तरह अटल था। उन्होंने
हार नहीं मानी। उनका मानना था कि अगर जापान का साथ छूटा तो वे सोवियत संघ की मदद से आज़ादी की मशाल को जलाए रखेंगे। 18 अगस्त 1945 ताइवान का ताइहोकू हवाई अड्डा, नेताजी एक विमान में सवार हुए जो उन्हें सोवियत संघ की ओर ले जाने वाला था, लेकिन कुछ ही देर बाद वह विमान क्रैश हो गया। आधिकारिक इतिहास कहता है कि उसी दिन भारत ने अपना सबसे लाडला बेटा खो दिया। हालांकि कई सालों तक ये बहस चलती रही कि क्या वह दुर्घटना वाकई हुई थी। कुछ दावों में कहा गया कि नेताजी सुरक्षित सोवियत संघ पहुंच गए थे, लेकिन साक्ष्यों और आधिकारिक इतिहास के पन्नों में वह 18 अगस्त की तारीख एक अमिट शोक बनकर रह गई। नेताजी का शरीर भले ही ओझल हो गया, लेकिन उनके द्वारा बोया गया क्रांति का बीज भारत के जनमानस में वटवृक्ष बन चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने करीब 23,000 आईएनए सैनिकों को गिरफ्तार किया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया। नवंबर 1945 दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला एक ऐसी कानूनी जंग का गवाह बनने जा रहा था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 3 नाम शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख। इन तीनों अधिकारियों पर जब मुकदमा शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने अनजाने में भारत की सांप्रदायिक एकता को फौलाद बना दिया। इस मुकदमे ने भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व दृश्य पैदा किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लगभग 25 सालों से वकालत का गाउन नहीं पहना था, अपने मित्र सुभाष चंद्र बोस और इस देश के इन 3 वीर सपूतों के बचाव में अदालत में उतर आए। भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और नेहरू की इस कानूनी टीम ने दलील दी कि आईएनए के सैनिक अपराधी नहीं बल्कि एक वैध सरकार की आज़ाद सेना के युद्धबंदी हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। विश्व युद्ध के दौरान जो कहानियां सेंसरशिप के कारण दबी रहीं, जिसके कारण इंडियन नेशनल आर्मी का देश के लिए किया हुआ कार्य लोगों को अब तक पता ही नहीं चल पाया था, वे अब अखबारों के माध्यम से घर घर पहुंच गया। इंडियन नेशनल आर्मी की वीरता सुनकर भारत का खून खौल उठा। कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक विद्रोह की आग फैल गई और फिर हुआ वो जिसने ब्रिटिश सत्ता की कमर तोड़ दी, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। जब भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर तिरंगा लहराया तो लंदन में बैठी सरकार समझ गई कि अब भारत को बलपूर्वक गुलाम रखना असंभव है। जनता के भारी दबाव और सेना के भीतर बढ़ते असंतोष के आगे वायसराय लॉर्ड वेवेल को झुकना पड़ा। किसी भी आईएनए सैनिक को मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। ये न्याय की जीत थी और आजादी की पहली दस्तक थी। इसी जन आक्रोश ने लंदन में ठप पड़ी स्वतंत्रता की फाइलों में जान फूंक दी। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए ने युद्ध भले ही ना जीता हो, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के उस भ्रम को तोड़ दिया कि वे भारत पर हमेशा राज कर सकते हैं। जब आईएनए के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चला तो पूरा हिंदुस्तान एक सुर में बोल उठा। ब्रिटिश समझ चुके थे कि जिस सेना के दम पर वे भारत को दबा कर रखते थे, अब उसी सेना के दिल में सुभाष चंद्र बोस धड़कते हैं। नेताजी की आजाद हिंद फौज ने साबित किया कि आज़ादी की कीमत केवल खून से चुकाई जा सकती थी। आज का स्वतंत्र भारत उनकी अटूट इच्छा शक्ति और बलिदान का परिणाम है। जय हिंद।